आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। पिछली कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रहे रावदान सिंह और समालखां के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ भ्रष्टाचार कानून अधिनियम धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल 10 लोगों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट पास कराने को लेकर और इसके लिए जमीन दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। मोहाली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के सीईओ ने यह आरोप लगाया है। आरोपियों में रावदान सिंह के बेटे राव अशरत सिंह, सीए नरेश गर्ग के अलावा 2 रियल एस्टेट कंपनियों के डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। इनके खिलाफ गुड़गांव के 2 थानों में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। यह भी आरोप है कि काम नहीं होने पर जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो पूर्व आईपीएस अनीता राव ने उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता उमेद सिंह के वकील केडीएम हुड्डा ने बताया है कि जमीन के लिए 3 अलग अलग एग्रीमेंट किए थे। सेक्टर 110 में 1250 रुपए तथा सेक्टर 113 में 3000 रुपए और सेक्टर 68 में 2350 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से सौदा तय हुआ था। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 100 करोड़ का बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और ये जो है मोहाली में जो है वो जमीन बताई जा रही है। क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि 100 करोड़ का जो एक घोटाला सामने आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में हुड्डा के जो संसदीय सचिव रहे रावदान सिंह और समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार कानून अधिनियम के जो है धोखाधड़ी के तहत जो है गुड़गांव के थाने में 2 थानों में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर करवाने वाले जो है वो मोहाली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के सीईओ हैं, जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है रावदान सिंह के बेटे राव अक्षर सिंह और सीए नरेश गर्ग के अलावा 2 रियल एस्टेट कंपनियों के डायरेक्टर के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर जो है जमीन, जिस तरह से झूठे मामले उन्होंने जमीन लेकर जो है वो जमीन देने की बात की गई है और उन्हें यहाँ पर अगर पैसे ना वापस लौटाने में फंसाने की धमकी भी दी है। तो हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग एग्रीमेंट जो है वो जमीन के लिए जो है अलग अलग एग्रीमेंट किए गए थे। सेक्टर 110 में 1250 रुपए, सेक्टर 113 में 3000 रुपए और सेक्टर 68 में 2350 रुपए प्रति वर्ग के मीटर से जो है सौदा तय हुआ था। लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ पर मुकर गए और पैसे लेकर। तो साफ ही तो यहाँ पर जो सेक्टर 37 निवासी उमेद सिंह है, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज के जो है वो सीईओ है, उन्होंने यहाँ पर गुड़गांव के बादशाहपुर थाने में और एक पालम विहार थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महेंद्रगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं रावदान सिंह और समालखा के पूर्व विधायक जो धर्म सिंह छोकर हैं, उन्होंने 2012-13 में हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर कराने के लिए और गुड़गांव में जमीन दिलाने का भरोसा दिया था, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट भी साइन किए थे, जिसमें सेक्टर पालम विहार के सेक्टर 110, 113 और बादशाहपुर के सेक्टर 68 में यहाँ पर योजना बनाई गई थी कि यहाँ पर जो है उनको एक रियल एस्टेट जो है वो बनाया जाएगा और उसको जमीन दिलाने के लिए भी जो है रियल एस्टेट कंपनी के जो है स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रणधीर सिंह और सिद्धार्थ चौहान के साथ भी मिलवाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 100 करोड़ का घोटाला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी नाम जो है वो शामिल आ सकते हैं। जिस तरह से पहला अभी नाम जो बड़े लोगों के आए हैं, पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर और रावदान सिंह का नाम आया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पे जो है और लोगों के भी जो है यहाँ पर नाम आ सकते हैं। हालांकि रियल एस्टेट में ये पहला इस तरह से घोटाला जो है सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री जो हुड्डा सरकार के समय में जो जिस तरह का घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी छानबीन जो है वो पुलिस करने की कोशिश कर रही है। आखिर इसमें और कौन कौन सी बड़ी हस्ती जो है वो शामिल है। जी बिल्कुल मनोज, आपने बताया कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज मोहाली के जो सीईओ हैं, उन्होंने जो है वो मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है अब तक?
बिल्कुल गोविंदा बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के 2 थानों में यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनकी जो है वो उनसे पूछताछ के लिए जो है उनको, हालांकि जो रावदान सिंह की अगर हम बात करें तो वो वहाँ घर पे नहीं मिले हैं और यहाँ पर उनके जो पूर्व विधायक जो है धर्म सिंह चोकर है उनसे भी जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो पुलिस ने जो है हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, जिस तरह से आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है। आखिर इस तरह के जितने जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं ये तो उनसे बात करके ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से आरोप जो लगाए गए हैं, जो सीईओ ने आरोप लगाए हैं और कई ऐसे दस्तावेज भी जो है वो दिखाए हैं पुलिस को, तो उससे बिल्कुल ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा ठगी का ये मामला जो है सामने आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सरकार भी जो है इस पर जो है कड़े से कड़े कदम जो है उठाने की तैयारी कर रही है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार में सामने आया है 100 करोड़ का बड़ा घोटाला। रावदान सिंह और धर्म सिंह छोकर पर जमीन दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। मोहाली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के सीईओ के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। करनाल सीएम सिटी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गेस्ट टीचरों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। गौरतलब है कि गेस्ट टीचर 3 दिन से करनाल के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि सरकार उनको पक्का करे और उनकी नौकरी से उन्हें निकाला न जाए। वहीं कल विरोध स्वरूप गेस्ट टीचर्स ने धरने के दौरान धरना स्थल में अपने सिर भी मुंडवाए। फरीदाबाद स्थित रेणुका आईएनसी गारमेंट की फैक्ट्री में लंच के दौरान आरओ का पानी पीने से 45 कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कर्मचारियों को चक्कर और उल्टी आनी शुरू हो गई। आनन फानन में फैक्ट्री मालिकों द्वारा सभी को सर्वोदय हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को इलाज के बाद खतरे से बाहर बताया है। हालांकि अभी भी कई महिला कर्मचारियों की तबीयत नासाज बनी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिनों से करनाल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। यहां कल मुख्यमंत्री ने करनाल में कई उद्घाटन किए। वहीं आज सुबह वह मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस के ओएसडी अमरेंद्र सिंह के घर पहुंचे और हाल ही में हुई ओएसडी की 10 दिन की बेटी को गोद में उठाकर अपना आशीर्वाद भी दिया और अपनी जेब से निकालकर 500 रुपये शगन भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ओएसडी अमरेंद्र सिंह और उनके परिवार को बेटी होने पर बधाई भी दी। आज वो बिटिया को देखने के लिए आए थे और ओएसडी साहब को बधाई देने के लिए आए थे नए सदस्य की, और हम मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो करनाल के विकास के लिए इतने कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने कल अनाउंस किया है कि जो बस स्टैंड है वो वहाँ इंद्री रोड पर बनेगा और एक लोकल बस स्टैंड 12 सेक्टर में बनेगा, और इसके अलावा जो शहर में जो मुख्य सड़कें हैं उन्हें 4 लेनिंग किया जाएगा। जितनी भी सड़कें हैं उनको 10 किलोमीटर तक। गोहाना जींद रोड बाईपास के समीप देर रात 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कारों में सवार 5 लोग घायल हो गए। सभी घायल लोगों को आसपास के लोगों ने राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों कारों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हमने एक्सीडेंट का पता लगा जी, और एक्सीडेंट तो दोनों गाड़ियों का हो रहा है। 5-6 आदमी बताए इनमें। हाँ जी। इसमें घायल सभी घायल हैं क्या? घायले बता रहे हैं सभी, और हमने इनका नहीं पता नहीं कितने इसमें भी, मतलब 5-6 आदमी ही पता लगा दोनों। सूचना मिली थी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ऐसा है मौके पहुंचे। हाँ, मौके पर जो है ना कोई आदमी हाजिर नहीं है वहाँ, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों को देख के ऐसा लगता है भाई हॉस्पिटल जा गए और वहाँ कोई बात पता करके बता सकें। पता लगा तो कौन सी गाड़ी है, कितने लोग तकरीबन हो? एक ऑल्टो है, एक गाड़ी ईटीओ।
सोनीपत के गोहाना में देर रात गोहाना सिटी थाना पुलिस ने शहर में अवैध तरीके से चल रहे शराब के हाथों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध तरीके से बेची जा रही शराब भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़ी गई शराब को भी अपने कब्जे में ले लिया है और मौके से अवैध तरीके से शराब बेच रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ शराब अधिनियम के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। गोहाना में कहीं पे भी किसी प्रकार की अवैध शराब बिकने नहीं देंगे। ठेके से बाहर कोई भी कुर्ता अगर हमें मिला तो हम पकड़ेंगे। आज सिटी में भी, सदर में भी और SIT ने भी काफ़ी शराब पकड़ी है और कल भी ऐसा है, हमारा अभियान जारी रहेगा। डे टू डे हम ये करते रहेंगे। किसी भी प्रकार में, किसी भी हालत में हम अवैध शराब बाहर नहीं बिकने देंगे। स्वास्थ्य मंत्री विज ने शनिवार को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण डॉक्टर जयदीप आर्य और उनकी टीम के दर्जनों सदस्यों के साथ मोरनी हिल्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव थापली, मोरनी, खेड़ा बागड़ा, थाना मुंडी और बहलों के जंगलों और मोरनी क्षेत्र के जंगलों का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर्बल फॉरेस्ट के आसपास के किसानों को ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जियां, मधुमक्खी पालन सहित अनेक लाभकारी खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे यहां के किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा स्थानीय किसानों को कायाकल्प जैसे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए भी प्रशिक्षण देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। ये वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट, यह कॉन्सेप्ट हमारे मन में काफ़ी समय से था, क्योंकि दुनिया में हर्बल पार्क भी हैं और दुनिया में बॉटनिकल गार्डन भी हैं, परंतु हर्बल फॉरेस्ट के रूप में आज तक कोई क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ है। यह हरियाणा सरकार का एक तरह से बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय एक कदम है। माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। नहीं, देखिए, पार्क तो सारे संसार में बहुत हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत हैं, हरियाणा में भी बहुत हैं, लेकिन फॉरेस्ट सारे संसार में नहीं है और ये सारे संसार में पहला हर्बल फॉरेस्ट बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार कृत संकल्प है कि हरियाणा को योग और आयुर्वेदा की राजधानी बनाना है, कि अगर यहाँ पर इतना विकसित होगा, इतने लोग आएंगे और हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं, हम उसमें यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी उनको फ़ायदा हो, वो भी हम साथ साथ सोच रहे हैं। मोगा जलंधर रोड पर गांव फतेहगढ़ कोटाना के पास धर्मकोट की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की सामने से आ रही मारुति कार की जबरदस्त टक्कर में कार में सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक के नीचे जा फंसी और कुछ दूरी तक ट्रक कार को घसीटते हुए खेतों में ले गया, जिससे कार चालक भी कार में बुरी तरह से फंस गया। घटना की सूचना पाते ही समाज सेवी सोसाइटी के प्रधान गुरसेवक सिंह सन्यासी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 2 JCB मशीनों की मदद से कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला। सूचना पाते ही थाना धर्मकोट की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए कार से शव निकालकर सरकारी अस्पताल भेज दिए गए हैं। वहां ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ਇਹ ਜੀ ਟਰੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆ ਇਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੌਜੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਢਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰ ਸਵਾਰ। ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। मतलब ये बहुत भयानक टक्कर हुई है। मतलब 1.5 घंटा पूरा सानू खोज दिन हो गया। ये मतलब ट्रक के थल्लों कार फसी हुई हाइड्रा ना एक JCB ना मंगा के वो कढ़ी है, कढ़ के तो उस बाद कार नूं पूरी तरह कुटी गई, उसनूं पट के फिर उहदे विचों डैड बॉडियां बाहर कढ़ियां गईयां।
पंजाब के सेहत मंत्री कई बार दावा कर चुके हैं कि आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर और सस्ता इलाज दिया जा रहा है, पर सेहत मंत्री को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के बेबी नानकी वार्ड से रूबरू करवाएंगे। यहां पर पिछले सिर्फ 15 महीनों में डिलीवरी के दौरान 57 महिलाओं और 399 बच्चों की मौत हो चुकी है। अमृतसर में मौत का यह आंकड़ा राष्ट्रीय और राज्य के बाकी अस्पतालों की गिनती से काफ़ी ज़्यादा है। 15 महीनों से अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल का ये बेबी नानकी वार्ड 57 महिलाओं और 399 बच्चों को कब्रगाह बना चुका है। ये महिलाएं सस्ते इलाज की उम्मीद में यहाँ डिलीवरी के लिए आई थी, जिनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 399 बच्चे भी मृत पैदा हुए। ये सारा खुलासा अमृतसर वासी रविंद्र कुमार ने आरटीआई के जरिए किया है। 23 मार्च 2015 को डाली गई आरटीआई में बताया गया है कि 5 जनवरी 2014 से लेकर 28 मार्च 2015 तक इस बेबी नानकी वार्ड में 8,367 डिलीवरियां हुई, जिसमें से 4,390 लड़के और 3,977 लड़कियां पैदा हुई और इसी दौरान कुल 456 मौतें भी हो गई। हमने उस बोला डिलीवरी के दौरान कितनी औरतों की मौत हुई, इन्होंने बोला 57 औरतों की मौत हुई और इन्होंने ये भी लिखा इसमें आरटीआई में भी 399 बच्चों की मौत हो गई, करीब 400 हो गया, 400 बच्चों की मौत हो गई। और इन्होंने बोला भी ये 8363 में से 4390 लड़के पैदा हुए और 3977 लड़कियां पैदा हुई। जब ये डॉक्टर लोग बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर सारा कुछ ये आप करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में ये खुद नहीं करते। ये आप एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते और जो बच्चे सीखने आते हैं, पीजी बच्चे होते हैं, उनको लगा देते हैं, जन नर्सों को लगा देते हैं। रविंद्र कुमार के मुताबिक अस्पताल के पास ड्यूटी रोस्टर भी नहीं है। ज्यादातर डिलीवरियां सीनियर डॉक्टरों से नहीं बल्कि जूनियर डॉक्टरों से करवाई जाती हैं और इसी कारण अस्पताल प्रशासन ने ड्यूटी रोस्टर की जानकारी देने से भी मना कर दिया। इसमें ये इन्होंने पूरी डिटेल देने के बजाय ये लिख दिया भी हमारे पास जो ड्यूटी रोस्टर ही नहीं है। हमने पूछा भी ये डिलीवरी किस किस डॉक्टर ने की है, उस डॉक्टर का नाम बताओ। इन्होंने कहा हमारे पास ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं है। अगर ड्यूटी रोस्टर तो इनको हर महीने चाहिए, वो तो सामने लगाना होता है, उसके बारे में सारी डिटेल होती है। इन्होंने सारा कपड़ा इसको छुपाने के लिए ड्यूटी रोस्टर गैप कर दिया और यहाँ तक इन्होंने लिख दिया भी जो डिलीवरियाँ की जाती हैं वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो नहीं करते, जो जूनियर डॉक्टर हैं सीखने आते हैं उनसे करवाते हैं। ये है अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुजाता शर्मा, जिनसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि 456 मौतों के पीछे क्या कारण है। सवाल सुनते ही मैडम भड़क गई और मामले को टालने के लिए मीडिया से ही कह दिया कि पहले मेरे विभाग के सीनियर अधिकारियों की अनुमति लेकर आओ, फिर बताएंगे कि लोग क्यों मरे। देखो जी, यू कैनॉट टेक माई पर पिक्चर। देखो जी, यू कैनॉट टेक माई पर पिक्चर। अगर साढ़े प्रिंसिपल साहब तो परमिशन दे यू कम बैक एज ए इशू की है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही इसी से साफ जाहिर है कि उसने न सिर्फ इतने लोगों के मारे जाने के राज को दबाए रखा, वहीं अब मामला उजागर होने के बाद भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। कहावतों में डॉक्टर भगवान होते हैं, पर यहाँ पर क्या है इसका फैसला लोग खुद बेहतर कर सकते हैं। अमृतसर से राजन गुसाई के लिए हलीन कौर, 10 नाइट न्यूज़। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और पंजाब सहित पूरे देश भर में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों योजनाएं 1 जून से अमल में आएंगी और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पहले 7 दिन में बैंकों ने 5.5 करोड़ लोगों का पंजीकरण किया है। इसमें 42 लाख लोग पश्चिम बंगाल के हैं। इस 3 योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, एक साथ देश भर में 115 स्थानों पर शुरू की गई। जो जनधन योजना है ਉਹਨੂੰ 3 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਈਅਰਲੀ इंस्टॉलमेंट्स बहुत थोड़ियाँ ने। हर व्यक्ति गरीब तो गरीब व्यक्ति भी जोड़ा है ये स्कीमां दे विच हिस्सेदार बन सकता है। अभी ई दिशा केंद्र का जो हमने उद्घाटन किया, इसमें जो सर्विसेज हैं यहाँ 13 सर्विसेज को वैसे तो हमने 2 तारीख से ही प्रदेश भर में एक्टिव करने की योजना बनाई थी। यहाँ उस दिन से शुरू हो गया था, ट्रायल इनका 7 दिन से चल रहा है और उसकी जो विधिवत शुरुआत है वो आज से हो गई है। इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन यहाँ पर लोग आएंगे, एक निश्चित समावधि के बाद उनको सारी सर्विसेज मिलेंगी, चाहे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का विषय है, चाहे BPL कार्ड का विषय है या अन्य सर्विसेज जो उनको आवश्यक होती है, जीवन प्रमाण पत्र की बात जैसे आती है, ऐसी सब बातें अब विधिवत रूप से उनको सुविधाएं मिलेंगी। पड़ोसी राज्यों में डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स की दर बढ़ाने के साथ ही चंडीगढ़ में भी प्रशासन जल्द ही वैट बढ़ाने जा रहा है। इसको लेकर चंडीगढ़ के फाइनेंस सेक्रेटरी सरबजीत सिंह की तरफ से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की गई है। इस महीने के आखिर तक चंडीगढ़ में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। प्रशासन की तरफ से अब डीजल पर वैट 9.68% की बजाय 12.225% करने को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की गई है। 12.225% वैट करने का मतलब है कि करीब 1.50 रुपये प्रति लीटर डीजल के रेट में बढ़ेंगे। 5 दिनों में ऑब्जेक्शन या सुझाव। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगले 15 दिनों में लोग अपने ऑब्जेक्शन या सुझाव एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर UT चंडीगढ़ को भेज सकते हैं। दिग्गज अभिनेता निर्देशक शशि कपूर को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर को इस सम्मान से नवाजा। खराब सेहत के कारण शशि कपूर अवार्ड लेने दिल्ली नहीं जा पाए। इस दौरान अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 70 साल के शशि कपूर को 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।